हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 5 चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु पढ़ रहे हैं। और इसमें आपको आज तक आपने 4 पार्ट पढ़ लिए हैं और आज आपके 5 पार्ट्स होने वाले हैं। ठीक है ना? कौन सी कितने होने वाले हैं? 5 पार्ट्स होने वाले हैं। ओके, हाँ, 5 पार्ट्स आज के होने वाले हैं, जिसमें कि आपके 4 पार्ट्स आप पढ़ चुके हैं। 4 पार्ट्स में आपने पढ़ा था प्रोटीन संरचना, केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन, और प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन का जैविक शरीर में महत्व और प्रोटीन का विकृतीकरण। आज हम लोग प्रोटीन की संरचना को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? प्रोटीन की संरचना को डिटेल से पढ़ने वाले। तो जो आज का हमारा जो प्रश्न शुरू होता है वो ये है, क्वेश्चन हमारा बनता है, कह प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? साथ ही प्रोटीन संरचना को स्थायित्व, इसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है, साथ ही प्रोटीन संरचना को स्थायित्व प्रदान, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? साथ ही प्रोटीन को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को बताइए। करने वाले कारकों को बताइए। अथवा इसी प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है। क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन की संरचना का सविस्तार वर्णन। ठीक है ना? प्रोटीन की संरचना का सविस्तार वर्णन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। और इसी अथवा प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? साथ ही प्रोटीन को स्थायित्व प्रदान करने वाले, यानी उसको विकृतीकरण, जो आपने लास्ट टॉपिक पर पढ़ा था, विकृत होने से, उसे विकार होने से, खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की संरचना। ठीक है ना? प्रोटीन की संरचना। तो देखिए क्या कहते हैं कि प्रोटीन की संरचना का अध्ययन जो है, प्रोटीन की संरचना का अध्ययन निम्न चरणों में किया जा सकता है। निम्न चरणों में किया जा सकता है। ठीक है ना? प्रोटीन की संरचना का अध्ययन हम निम्न चरणों में कर सकते हैं। उसको निम्न प्रकार डिवाइड करके कर सकते हैं। जैसे कि हम डालते हैं, हेडिंग डालते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर, डॉट लगा दिया, ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की हेडिंग हमारी कहती है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। क्या कहती है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्या होता है? किसी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, ठीक है ना, में अमीनो एसिड, किसी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना न करके, एक सेकेंड, प्रोटीन की
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो एसिड, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो NH2 CH2 का होल N और COOH, ये हमारा एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है, एक सामान्य फॉर्मूला। डिपेंड क्या करता है कि एमिनो एसिड में एक सिरे पर NH2 समूह होता है और दूसरे सिरे पर COOH समूह होता है, और CH2 का होल N, यानी इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। एक सामान्य तौर पर N की वैल्यू 4 से 36 यानी 4 to 36 होती है, यानी 4 से 36 तक N हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक सामान्य स्ट्रक्चर में इतना होता है। तो एमिनो एसिड के जुड़ने का एक विशिष्ट क्रम होता है, जुड़ने का एक विशिष्ट क्रम होता है, जिसे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं, ठीक है ना। यानी एमिनो एसिड जो होते हैं, अब आपको डिटेल में बताते हैं क्या है कि जो प्रोटीन होती है, क्या होती है भैया, प्रोटीन जो होती है वो प्रोटीन जो है क्या करती है कि एमिनो एसिड के जुड़ने से बनती है, ठीक है ना। किसके? एमिनो एसिड के जुड़ने से बनती है। अर्थात कोई भी प्रोटीन के निर्माण में लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड कार्य करते हैं, 20 टाइप्स। यानी जब 20 प्रकार के 20 प्रकार के एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अब इनके जुड़ने का क्या क्रम है, आइए देखते हैं कि HNH, ये भैया हमने NH2 को खोल दिया है ना, NH2 और CH, और यहां पर हम R भी लिख सकते हैं। R बोले तो एल्किल समूह होता है, और नहीं तो जैसा कि CH2 लिखा हुआ है तो यहाँ CH लिख दिया, C, और जो हमारा ये COOH है वो इस तरीके से खुलेगा, OH। ये एमिनो एसिड का एक अणु हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरे अणु की बात करते हैं, वही संरचना देना है, H C+OH, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, NH एमिनो एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, और जब ये आपस में जुड़ते हैं भैया तो इतना भाग निकल जाता है। क्या निकल रहा है, आप देख रहे हैं कि H2O का पृथक्करण हो रहा है ना। क्या हट रहा है, H2O। अब आपके पास बचा क्या होगा उसको देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं, HNHCHHC, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, OH और H तो हट गया, N बचा है ना, HCHHC, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। मतलब कि ठीक है, ये भाग, ये वाला जो जुड़ा आपस में, ये बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड, यानी ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है। आपस में जो इनके बीच बॉन्ड बना वो पेप्टाइड बॉन्ड है, और यहां लिख सकते हैं माइनस का H2। अगर इसका तीसरा मॉलिक्यूल जुड़ता, तीसरा अणु जुड़ता, तो ये वाला OH और अगले का H यानी NH का H समूह वो हट जाता, तो ये क्या बन जाता, 3 अणु जुड़ जाते। अब इसमें 2 अणु जुड़े हैं तो इसको हम कह सकते हैं डाईपेप्टाइड। क्या कह सकते हैं, डाईपेप्टाइड है ये। 2 अणु जुड़े तो डाई, 3 जुड़ जाए ट्राई, 4 जुड़ जाए टेट्रा, 5 पेंटा, और अगर ज्यादा जुड़ जाए तो फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे, तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको साफ करते हैं।
प्रश्न को ध्यान रखिएगा, हमने साफ कर दिया है, इसके आगे क्योंकि हमें पढ़ना है और हमें चाहिए बोर्ड खाली। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोटीन की सेकेंडरी संरचना यानी द्वितीयक संरचना। प्राथमिक हमने पढ़ लिया है, अब हम लोग द्वितीयक संरचना पढ़ने वाले हैं। तो द्वितीयक संरचना में लिख सकते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं वह होती है जिसमें अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड सीरीज होती है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना वह होती है जिसमें अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड सीरीज होती है यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ती हैं आपस में तो जाकर के संरचना बनती है। यह दो प्रकार की होती है, यानी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वो दो प्रकार से जुड़ती हैं और प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का निर्माण करती हैं। तो इसमें नंबर ए पर हम लोग चलते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्ती पेज के समान, ठीक है ना, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्ती पेज के समान मुड़ी रहती है। दक्षिणावर्ती पेज के समान आपस में क्या होती है, क्वाइल्ड होती है, मुड़ी रहती है, जिसमें प्रत्येक अमीनो अम्ल का NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर ठीक है ना स्थित कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित कीटोन समूह यानी CO समूह के साथ हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना, बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। हेलिक्स के प्रत्येक मोड़ पर, हेलिक्स मतलब कुंडलन के प्रत्येक मोड़ पर 3 से 6 एमिनो अम्ल रहते हैं, यानी एक मोड़ पर, एक कुंडलन पर, एक घुमाव पर 3 से 6 एमिनो एसिड रहते हैं। इस प्रकार एमिनो एसिड ना लिख करके क्या लिखेंगे, हेलिक्स
के विभिन्न भागों में हेलिक्स के विभिन्न भागों में, ठीक है ना, CO तथा NH, CO तथा NH समूहों के मध्य, NH समूहों के मध्य हाइड्रोजन बंधों द्वारा हाइड्रोजन बंधों द्वारा 13 सदस्य वाली वलय यानी कुंडलन, 13 सदस्यीय वलय का निर्माण होता है। 13 सदस्यीय वलय का निर्माण होता है जो कि रेशेदार प्रोटीन होती है। रेशेदार प्रोटीन यानी इस प्रकार से अल्फा हेलिक्स संरचना जो पाई जाती है वो रेशेदार फाइब्रस प्रोटीन में पाई जाती है, ठीक है ना, जो आपने लास्ट बार पढ़ा था कि प्रोटीन का वर्गीकरण ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन में, तो ये फाइब्रस प्रोटीन होती है। जैसे बाल, ऊन, है ना, आदि में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो फाइब्रस प्रोटीन होती है। क्या होती है भैया? फाइब्रस प्रोटीन होती है। तो आइए हम अब इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। क्या करना है भैया, हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका देखना है। एक सेकेंड। तो जैसा कि आप देखते हैं कि आपने डीएनए बनाया होगा, है ना? क्या बनाया होगा? डीएनए बनाया होगा, उसी प्रकार ये स्ट्रक्चर बनना है। ये हमारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। क्या है भैया? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। और इसमें देखते हैं क्या होता है कि जैसे कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ेगा, है ना। कार्बन किससे जुड़ेगा? डबल, प्रत्येक मोड़ पर होता है। जैसे ये दूसरा मोड़ आ गया, यहाँ पर होगा कार्बन और ऑक्सीजन, ये कीटोन समूह है। ये कौन सा है? कीटोन समूह के साथ जुड़ता है। और दूसरा यहाँ पर जो बीच में होते हैं वो NH समूह होता है। क्या होता है? NH। ये मोड़ आ गया, यहाँ पर भी क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है क्या? ठीक है, ये हो गया। और NH, ये बॉन्ड बन जाएंगे। ये मोड़ आ जाता है, यहाँ मोड़ पर फिर से क्या हो जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। मध्य में भी हो जाएगा NH, ये बॉन्ड बन जाएगा NH, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। C डबल बॉन्ड हो NH, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है भैया कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। कौन सी होती है भैया? अल्फा हेलिक्स संरचना होती है ये, जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपने लिखा था इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती यानी जैसे नहीं पेज को घुमाते, पेज के समान मुड़ी रहती है, जिसमें प्रत्येक अमीनो अम्ल का NH समूह कुंडली के NH समूह, ये रहा, कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित CO समूह के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार कुंडली के
अगले हाँ, हाइड्रोजन बंधन बनाता है। हेलिक्स के प्रत्येक मोड़ पर 3 से 6 अमीनो अम्ल रहते हैं। इस प्रकार हेलिक्स के विभिन्न भागों में CO तथा NH समूहों के मध्य हाइड्रोजन बंधों द्वारा 13 सदस्य की बले बनती है, जिसे प्रोटीन की रेशेदार संरचना कहते हैं, और ये हमारी बॉल और ऊन में पाई जाती है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। प्रोटीन की ये A नंबर की हेडिंग थी और अब हम चलने वाले हैं B नंबर पर, ठीक है ना। तो भैया क्या होता है कि एक चीज का और ध्यान देना है, एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं, और मेहनत करने के साथ साथ आप अगर धोखे से गलती से अगर आपने वीडियो को देख भी लिया पढ़ाई का, है ना, तो आप उस पर लाइक कमेंट नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, लाइक कमेंट करो या ना करो, आपका भला होना चाहिए। बट स्किप करके अगर आप वीडियो को देखते हो, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाते हो, तो वीडियो देखने न देखने का कोई मतलब नहीं। मार्केट में नोट्स बहुत सारे उपलब्ध होते हैं, नोट्स खरीद के पढ़ाई करें। अगर वीडियो नहीं देखोगे तो नोट्स से पढ़ाई नहीं होती बेटा, और अगर नोट्स से पढ़ाई होती तो कानपुर और कोटा जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, यानी कि कोटा भारत का नंबर 1 स्थान है जहाँ पर टेक्निकल इंजीनियरिंग मेडिकल लाइन होती है, कानपुर में होती है, ये सब बंद हो चुके होते हैं। सब लोग घर में नोट्स खरीद लेते। ये बड़ी बड़ी कोचिंगों के भी नोट्स उपलब्ध होते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ऑफलाइन मतलब बिना देखे प्ले किए हुए स्क्रीनशॉट या नोट्स से आपकी पढ़ाई नहीं होती है ना। तो आपके लिए 2 शब्द 2 लाइन लाया हूं कि परों को खोल जमाना देखेगा, परों को खोल जमाना देखेगा, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना देखेगा, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। यानी अपने परों को खोलो, उड़ने दो, आसमान को छुओ, जमीन पर बैठ करके, नीचे बैठ करके आसमान तकने से, तारे गिनने से, चंद्रमा देखने से आपकी प्रिपरेशन नहीं होने वाली है, ठीक है ना। आपकी प्रिपरेशन नहीं होने वाली है। आपकी प्रिपरेशन तब होगी जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। हम यहाँ पर विपिन पटेल आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अनसोल्ड पेपर चल रहा है, हिंदी मीडियम का चल रहा है, इंग्लिश मीडियम का चल रहा है, सारे कंप्लीट हो रहे हैं, फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे। लेकिन करिए भैया, एग्जाम तो होना ही है, ठीक है ना। एक लाइन और कहूंगा कि बनेगा रिजल्ट आपके लिए है, बनेगा रिजल्ट, चमकेंगे सितारे। यानी आपका रिजल्ट बनेगा और आपके ही सितारे चमकेंगे। तो बनेगा रिजल्ट, चमकेंगे सितारे, दुनिया देखेगी आपके नजारे, दुनिया देखेगी आपके नजारे। बनेगा रिजल्ट, चमकेंगे सितारे, दुनिया देखेगी आपके नजारे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे B नंबर पर, जो हमारी दूसरी संरचना होती है। हेडिंग होती है बीटा प्लीटेड शीट संरचना। ये B नंबर है हमारा, बीटा प्लीटेड शीट संरचना, ठीक है ना, बीटा प्लीटेड शीट संरचना। तो हमारी दूसरी हेडिंग होती है बीटा प्लीटेड शीट संरचना। इसके बारे में लिखते हैं कि इस प्रकार की संरचना में, इस प्रकार की संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली हुई अवस्था में होती है। ठीक है ना। इस प्रकार की संरचना में जितनी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो सब ओपन के रूप में होती हैं, ओपन चेन के रूप में होती हैं, खुली हुई श्रृंखला में होती है। तथा एक दूसरे के साथ स्थित होती हैं।
एक दूसरे के साथ स्थित होती हैं और परस्पर हाइड्रोजन बंधों द्वारा परस्पर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती है। हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती है और प्रोटीन का निर्माण करती है। इस प्रकार जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है ना। इस प्रकार ये आपस में जुड़ करके प्रोटीन की श्रृंखला का या प्रोटीन का निर्माण करती है। यह प्रोटीन मुलायम होता है जैसे रेशम, ठीक है ना, जैसे रेशम। तो ये हो गई इसका वर्णन और अब हम लोग बनाते हैं इसकी संरचना, ठीक है। RCH इससे क्या जुड़ता है, एक NH समूह जुड़ता है, NH समूह जुड़ता है और एक जुड़ेगा कीटोन समूह। क्या जुड़ता है भैया, कीटोन समूह जुड़ता है। इससे फिर एक NH समूह जुड़ जाता है और RCH, फिर इससे कौन जुड़ेगा, कीटोन समूह जुड़ेगा NH, है ना। तो एक श्रृंखला इसी तरह से बनती चली जाएगी। RCH, C डबल बॉन्ड NH, फिर इसी के बगल से दूसरी श्रृंखला का भी निर्माण हो जाता है, RCH NH, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, NH, RCH, C डबल बॉन्ड NH, RCH, C डबल बॉन्ड NH, RCNH, C डबल बॉन्ड O NH, RCH, RCH, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी संरचना ये 3 1 2 3 यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं जो कि खुली हुई अवस्था में होती हैं और ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती। कहां पर बनता है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है
H2 बॉन्ड हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर देती हैं, जिससे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का निर्माण हो जाता है। अब हम इसके आगे चलते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की तृतीयक संरचना, है ना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं और ये नंबर हमारा 3rd होगा। पहला था प्राथमिक संरचना, दूसरा था द्वितीयक संरचना के 2 प्रकार थे। अब हम चल रहे हैं तृतीयक संरचना। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में और अधिक वलन के फलस्वरूप प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में और अधिक वलन के फलस्वरूप, यानी और ज्यादा से ज्यादा श्रृंखलाएं बन जाए, उसमें और ज्यादा घुमाव आ जाए और ज्यादा मोड़ आ जाए, तो तृतीयक संरचना प्राप्त होती है। फलस्वरूप तृतीयक संरचना प्राप्त होती है, ठीक है ना। तृतीयक संरचना तब प्राप्त होती है, यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 रेशेदार और नंबर 2 गोलाकार, यानी फाइब्रस रूप में धागे समान संरचना में पाई जाएगी या फिर राउंड शेप में पाई जाएगी, गोलाकार संरचना। तो ये तृतीयक थी, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नंबर 4 पर आता है हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की चतुर्थक संरचना, चौथी संरचना प्रोटीन की क्वार्टर संरचना होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। प्रोटीन की चतुर्थक संरचना भी होती है, प्रोटीन की चतुर्थक संरचना भी होती है, यानी चौथी संरचना भी होती है प्रोटीन की, जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना। प्रोटीन की चतुर्थक संरचना भी होती है, कह रहा है जिसमें 2 या 2 से अधिक, क्या 2 या 2 से अधिक, आगे देखते हैं। एकल प्रोटीन परस्पर जुड़कर, यानी 2 या 2 से अधिक प्रोटीन, एकल प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन जुड़कर समूह बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। क्या करते भैया, समूह बना लेते हैं, चतुर्थक संरचना कहलाती है। चतुर्थक संरचना कहलाती है। 2 या 2 से अधिक एकल प्रोटीन परस्पर जुड़ करके समूह बना लेते हैं, तो जब समूह बनकर तैयार हो जाता है उस संरचना को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। ठीक है, अगली हमारी हेडिंग बनती है, तो ये हमारी संरचना फिनिश हो जाती है यहां से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि प्रोटीन को स्थायित्व
यानी स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले कारक, प्रोटीन को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक। तो प्रमुख कारक निम्न है, प्रमुख कारक निम्न है। नंबर 1 आयनिक बंध, यानी प्रोटीन में कितने आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 2 हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करता है प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान रखता है। जल विरोधी बंध, जल विरोधी से मतलब होता है ये जल में घुलने नहीं देता प्रोटीन को, तो जल विरोधी बंध हो जाता है। और नंबर 4 आता है डाई सल्फाइड बंध, डाई सल्फाइड बंध। ये 4 कारक ऐसे हैं जो प्रोटीन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, अर्थात प्रोटीन को स्थिर बनाए रखते हैं, उसकी संरचना को बिगड़ने से बचाते हैं। ठीक है ना, उसकी संरचना को, उसकी मतलब प्रोटीन की संरचना को बिगड़ने से बचाते हैं। तो दोस्तों आज का लिए टॉपिक इतना ही, और आप लोग जो लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो करते रहेंगे। 2018 के बहुत जल्दी अनसॉल्व सॉल्व करके आपके लिए पहुंचाने वाला हूं, जिसमें से 4 सेट हो चुके हैं, 3 सेट रह गए 2018 के, वो भी करा दूंगा, 2017 के भी करवा दूंगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको बने रहना है। इंग्लिश मीडियम का भी अनसॉल्व पेपर चल रहा है जो धीरे से आप तक पहुंच जाएगा। ओके और जो बच्चे अनसॉल्व यानी बाहर के बच्चे, इटावा से बाहर के बच्चे हैं, वो लोग कमेंट कर दिया, कमेंट तो सभी को करना है, लेकिन वो लोग कमेंट करें तो भैया डिस्ट्रिक्ट नेम बता दें, प्लीज़ डिस्ट्रिक्ट नेम बता दें, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप लोग कहाँ से हमारे बच्चे या हमसे जुड़े हुए बच्चे हमारा फ़ायदा ले रहे हैं, आप अपना फ़ायदा ले रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छा बनवाने की कोशिश करूँगा, बढ़िया से बढ़िया आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।